सूचना का अधिकार मंच हमने 2006 के अंदर स्थापित किया था और ये मंच बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में पास ही हुआ था, अक्टूबर 2005 में। तो अब इस कानून को आने के बाद जब से ये मतलब इन्फोर्स हुआ 2005 12 अक्टूबर 2005 से ही, तो अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत ज्यादा हुई, क्योंकि कानून आ जाना और उसका इम्प्लीमेंट होना एक दूसरा पहलू है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने इस मंच का गठन किया। तो हमने 2007 के अंदर इसके स्टार्टिंग करके और अवेयरनेस का काम शुरू किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन का अवेयरनेस किया जाए। इनिशियली हमने अलग अलग जगह पर एक मास 15 डिस्ट्रिक्ट कियोस्क लगाए, जिसमें अलग अलग जिलों में गए और वहां जाके हमने इसके बारे में बताया कि क्या राइट टू इंफॉर्मेशन है, हाउ इट वर्क्स और कैसे लोग सूचनाएं ले सकते हैं। शुरुआत के दिनों में हमें लोगों को बताने में ये महसूस होता था कि उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, उनको पता नहीं है कि कानून क्या है, और लोगों के दिमाग में रहता था कि ये कानून क्या कर लेगा, क्योंकि कानून तो बहुत सारे हैं और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कानून शब्द आते ही दिमाग में आता है कि हो सकता है कोई वकील या कोर्ट या ऐसा होगा, लेकिन ये कानून ऐसा था जो कि आम आदमियों को अधिकार दे रहा था और आम आदमियों के ही अधिकारों को एक तरीके से ताकत दे रहा था। क्योंकि तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस के लिए उसी 2007 के अंदर ही एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट करी और हमने अलग अलग जगह जाकर उसकी अवेयरनेस के काम भी किए। और उसके साथ ही हमने उसी साल में सर्वे भी किया और ये देखा कि सर्वे में कि कैसा इम्प्लीमेंटेशन है। तो उस समय जो 2007 में थे तो काफ़ी दिक्कतें थी कि लोग एप्लीकेशन ही नहीं लेते थे सूचना के अधिकार की, और साथ ही डिनायल बहुत होता था कि नहीं, हम यहाँ सूचना नहीं मिलेगी, कौन सी सूचना, क्योंकि सरकार का माइंडसेट जो है सरकारी अधिकारियों का, वो सूचना छुपाने का बना रहा। तो 50 से अधिक साल वो सूचना छुपाते रहे, तो उन्होंने सूचना देने में इतना मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ा और हम लोग भी सिर्फ आरटीआई पे ही कंसर्न नहीं रहे, आरटीआई से हम और दूसरी चीजें भी करते रहे। जैसे हमने 2007 के अंदर ही एक जन अधिकार यात्रा भी निकाली और उस यात्रा में हमने 5 डिवीजन जो राजस्थान के थे उनको कवर किया, और जो लोकल इश्यूज थे, तो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया था उस वक्त, उस वजह से लोगों की जमीनें जा रही थी, या सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे पर की काफी टाइम से डिमांड हो रही थी कि बुढ़ापे के अंदर पेंशन मिले। और उसी समय रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने रतन जोत करके, जैसे चौथरपा की खेती के लिए जो सरकारी जमीनें थी उसको प्राइवेट लोगों को देना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ जो दलितों की जमीनें थी उन जमीनों को भी वो ट्रांसफर कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे, जिससे कि दलितों के हाथों से जमीन जा रही थी। और वन अधिकार कानून की मांग को लेके, तो इन 5 मुद्दों को लेके यात्राएं भी की गई और यात्रा का बहुत अच्छा असर हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे भी दबाव पड़ा, चौथरपा के अंदर जो पॉलिसी बनी थी उसके अंदर काम बहुत ढीला हुआ, जिस तरीके से वो बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर जमीनें अलॉट कर रहे थे उसमें कमी आई और उन्होंने रोक दिया लगभग। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2006 से लागू है, उस कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, बिकॉज हम सबका ये मानना है कि गांव के एक गरीब आदमी के लिए एनआरईजी एक तरीके से वरदान है, क्योंकि वो कानून उसको सीधे तौर पे खाने को कुछ देता है, एक तरीके से उसके जीवन यापन के साधन बन गया है वो, तो वो उसके लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है नरेगा कानून। तो नरेगा में उन्हें 100 दिन की रोजगार मिलते हैं और मिनिमम वेज मिलता है एक परिवार को, हर गांव में रहने वाले परिवार के अंदर। तो ऐसे सूरत में हमारा कंसर्न एनआरईजी पे और ज्यादा हो जाता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो। एनआरईजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग इसकी अवेयरनेस, इसकी ट्रेनिंग, लोगों को कैसे ये मिले, उनको ये अधिकार कैसे मिलेगा, जॉब कार्ड कैसे बनेंगे, कैसे आप अपने काम की मांग कर सकते हैं, और काम नहीं मिलेगा तो कैसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, ये सारी चीजें भी लोगों को हमने अलग अलग जगह जाके अलग अलग ट्रेनिंग्स और अलग अलग हिस्सों में यात्रा करके लोगों को बताई। सोशल ऑडिट में एक सीधा सा तरीका है कि जो जनता के पास पैसा आया सरकार से, उसे जनता ही जांचे, जनता ही उसका अकाउंट करे।
जनता ही उसका एनालिसिस करे कि आज अगर मेरे गांव में 1000 रुपया या 10,000 रुपया रोड बनने के लिए आया है तो वो 10,000 रुपये की रोड बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रोड बनने के लिए 10,000 रुपये आया है और वो 10,000 रुपये की आपने ग्रेवल, मिट्टी और ये डामर वगैरह सारा मिक्सचर जो है उसकी बुकिंग तो कर ली है बिल्स में, लेकिन प्रैक्टिकली उसे लगाया ही नहीं गया उस गांव में। दावत की सुनवाई, जन सुनवाई हुई थी, वो बहुत फेमस रही थी और उसमें एक पंचायत के अंदर 1.25 करोड़ के लगभग काम हुए थे, 1.25 करोड़ की सैंक्शन वर्क जिसमें सरकार का पैसा गया था। लेकिन उस 1.25 करोड़ में से जब सोशल ऑडिट हुई, मतलब जन सुनवाई हुई, तो ये निकल के आया कि 70 लाख के काम, 70 लाख के वर्क फेक थे, फर्जी। उन्होंने बता दिया कि जैसे हमने एनिकेट बना दिए, हमने रोड बना दिए, हमने हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बना दी, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि उनको जाके चेक किया गया तो बिल तो मिले, लेकिन वो चीजें वहां पर नहीं मिली। और ऐसे कई चीजें थी जिसमें इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स थी, वो स्कीम्स का पैसा भी इंडिविजुअल्स के पास नहीं पहुंचा, लेकिन उन्हें बुक कर दिया गया। इवन कई लोगों की मजदूरी भी बुक कर दी गई थी स्टॉल्स में, लेकिन वो मजदूरी उन्हें दी नहीं गई, उनके नाम पर उठा ली गई। तो ऐसे कई किस्से सोशल ऑडिट से निकल के आए। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि एनआरईजी में तो सोशल ऑडिट को मस्ट बनाया है और उसे अकाउंट, उसमें कानून का हिस्सा बनाया है। रोजगार गारंटी कानून में सोशल ऑडिट को उसका एक हिस्सा बनाया है कि हर पंचायत को एनआरईजी के अंदर किए गए काम का सोशल ऑडिट करना होगा हर 6 महीने में। तो हम लोग उन सोशल ऑडिट्स में इन्वॉल्व होने का काम कर रहे थे और साथ साथ अभी भी हम उनमें कैसे और पारदर्शिता आए, कैसे उसमें और अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उसके लिए भी काम कर रहे थे। 2010 के अंदर हमने एक सबसे मास लेवल पे धरना किया था 47 डेज पे, और ये धरना बहुत ही उस तरीके से हमारे लिए काफी सक्सेसफुल रहा कि हमारे राज्य की मिनिमम वेज भी बढ़ी, जो कि 100 रुपीज थी, वो 135 हुई। दिस इज अ गुड साइन कि हम लोग वहाँ 47 डेज यहाँ जयपुर के अंदर स्टेचू सर्कल, जो कि बिल्कुल सेक्रेटरीट के सटा हुआ है, उसके पास उद्योग मैदान में बैठे रहे लगातार, जब तक कि उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना। हालांकि हमारी मांगे कुछ और भी थी, जिसमें उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करके और कहा कि हम इस पे वर्कआउट करेंगे, और उसमें मोटी मांग हमारी यही थी कि मिनिमम वेज को रेज किया जाए, और उन्होंने रेज किया। दैट्स गुड। पिछले साल से ही एनआरईजी संवाद कर रहे हैं। उस एनआरईजी संवाद में 2 साल से चल रहा है, 3रा साल है, जिसमें एनआरईजी संवाद में सरकार के लोग भी आते हैं, जिसमें मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, कमिश्नर ऑफ द नरेगा एंड डायरेक्टर नरेगा एंड एक्सेट्रा। और उनके साथ हमारे जो अभियान के लोग हैं जितने भी, जिसमें हमारे पास सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान में 35 से ज्यादा एनजीओ कनेक्टेड हैं, और ये सारी की सारे जो संस्था और संगठन हैं वो पूरे राजस्थान से हैं। और इसमें ये सारे लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जिलों में एनआरईजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम उनके सामने रखते हैं। तो वो लोग हमारी उन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और उसके अंदर जो भी नया रास्ता निकल सकता है, चाहे वो नए ऑर्डर्स हो या नए उसके अंदर कुछ और रूलिंग करनी हो, तो उसको भी वो करते हैं, जिससे कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो एक संवाद होता है जिसमें हम अपनी बात वहां तक पहुंचा पाते हैं। और कई मामलों में जहां पर गड़बड़ियां हैं, जहां पर व्यवस्थाओं में थोड़ी लचीलापन है, वहां पर वो लोग आई मीन टू से सरकार के लोग उसे सही करने में हमारी बात को सुनते हैं, और उसको कई हद तक अच्छे ऑर्डर निकाल के सही करने के लिए हमारी बात को सुनकर आगे काम भी करते हैं। तो ये नरेगा संवाद भी होता है, जिसको भी हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। कई सेमिनार्स में जाके आरटीआई की ट्रेनिंग्स देना, या उनकी इम्पोर्टेंस और यूजेस को बताना, साथ ही एनआरईजी के अंदर क्या हो रहा है और उसमें क्या चीजें हो सकती है, तो सरकार के साथ डायलॉग ये भी चलता रहता है। और हमने इसी दौरान जैसे एसआईसी, मतलब हिंदुस्तान की शायद पहली के अधिकार के ऊपर कार्य करने वाले आयोग, कमीशन के ऊपर हुई थी। तो इट वाज फर्स्ट सोशल ऑडिट एवर इन इंडिया ऑन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन
वर्किंग, और उसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पांस आए थे और हमने देखा कि आयोग ने उस सोशल ऑडिट के बाद अपने काम को बहुत बेहतरी से करना चालू कर दिया था। तो ये सारी चीजें थी जिसपे हम काम कर रहे हैं, और प्रेजेंटली हम आरटीआई के मामले को लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ हम एनआरईजीए को इम्प्लीमेंटेशन को लेके चल रहे हैं, और सोशल ऑडिटिंग पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में एनआरईजीए के अंदर सोशल ऑडिट के रूल्स भी नोटिफाइड हो गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत चैलेंजेस आए थे सोशल ऑडिट करने में, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के सारे लोग इन द सेंस सारे सरपंच जो पंचायत के हैं 9,163 पंचायतों से, उन पंचायतों के लोग हाई कोर्ट में चले गए थे कि जनता जो है वो हमारे काम का सोशल ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग पंचायत के चुने हुए अधिकारी हैं, और पंचायत का सोशल ऑडिट पंचायत के मेंबर करें या पंचायत के लोग ही करें, कोई बाहर का आके ना करे। ऐसी बात करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, और वो काफी तेज चला, इन्होंने यहाँ पर धरना भी दिया वगैरह वगैरह चला। लेकिन अब जबकि सोशल ऑडिट के रूल्स भारत सरकार की तरफ से नोटिफाइड हो गए, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पंचायत के लोग सिर्फ सोशल ऑडिट नहीं करेंगे, बल्कि उस पंचायत के लोग नहीं होंगे जो सोशल ऑडिट करेंगे, वो आपकी पास वाली पंचायत या कोई दूसरी पंचायत जो आपके ब्लॉक में है, उनके लोग आके वहाँ के काम की सोशल ऑडिट करेंगे उस पंचायत की। तो ये नए रूल्स बन गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है कि अब किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ के काम की सोशल ऑडिट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए मौका है, और अब हम सोच रहे हैं कि अब आने वाले जो सोशल ऑडिट्स होंगे उसमें और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की बातें निकल के आएगी, और चीजें और सुधरेगी, और करप्शन पे कुछ हद तक और रोक लगेगी। हम इलेक्शन वॉच का काम करते हैं, जैसे हम देखें पास में तो भी हमारा असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, और उसके बाद पंचायत इलेक्शन, इन तीनों इलेक्शन में हमने वॉच का काम किया। वो अलग अलग वे में था। इलेक्शन वॉच में हम लोग जैसे हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो हमने एक यात्रा भी करी थी, और लोगों को ये बताया था कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या घोषणा पत्र होना चाहिए। तो हमने एक ड्राफ्ट घोषणा पत्र तैयार करके लोगों से कंसल्ट किया कि लोग क्या चाहते हैं, और उस ड्राफ्ट घोषणा पत्र में लोगों की राय लेते हुए, लोगों की सहमति लेते हुए जयपुर में एक जनमंच किया, और वो बहुत ही सक्सेस रहा कि लोगों ने उसमें अपनी राय भी डाली, और लोगों ने ये भी कहा कि हमें किस तरह के कैंडिडेट चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में काम कर सके या सिर्फ अपने लिए ही काम कर सके। तो जब से सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क डिसीजन आया है, उस डिसीजन के बाद ही 2004 के कि हर कैंडिडेट को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी एजुकेशन और अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड इफ देयर इज एनी, तो उसका आपको एक एफिडेविट भर के देना होगा वाइल द नॉमिनेशन ऑफ द फॉर्म। उस एफिडेविट में आपको ये सारा ब्यौरा देना होगा कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपके आश्रितों की संपत्ति कितनी है, पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह। और यही चीजें हमने जब उन्होंने एफिडेविट भर के अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ इलेक्शन ऑफिसर्स को दिया, तो हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से वो सारा डेटा कलेक्ट करके और उसका मींस इजी फॉर्मेट के अंदर एक्सेल में एनालिसिस करके उसकी हमने शीट्स बनाई, और वो हमने अलग अलग जगह बांटी बिफोर द इलेक्शन, लोगों को बताया पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और दूसरे साधनों से भी हमने उस चीज को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। पर जब उनके पास ये चीज पहुंच जाती है तो वो अच्छे लोगों को चुनते हैं और अच्छे लोग जीतते हैं, और अच्छे लोग अगर कंटिन्यूस काम करते हैं तो उनको दोबारा भी चांस मिलता है। ऐसा हमारे विजयपुरा पंचायत में हुआ भी, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहां पर एक दलित व्यक्ति जो कि जनरल की सीट पे खड़ा हुआ था, वो चुनाव जीता, और उसने चुनाव में अपने सिर्फ 3,000 रुपए खर्च किए, और उस 3,000 रुपए के अंदर उसने पर्चे बांटे, किसी को चाय नहीं पिलाई, सिर्फ पर्चे बांटे, और खुद ने घर घर जाके पैदल घूम के अपना प्रचार किया। नो डाउट हम लोग अभियान के लोगों के साथ थे, और उसने यही कमिटमेंट किया कि मैं जो काम करूंगा वो पारदर्शी तरीके से करूंगा, इसमें कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। पंचायत की सारी एक्टिविटी जनता के लिए खुली है, जनता जब चाहे जो चाहे वो आके देख सकती है और मुझसे कुछ भी पूछ सकती है।
कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और मैं सबके लिए अकाउंटेबल होऊंगा। यही बात उन्होंने कही कि इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो उस बात पे लोगों ने विश्वास किया, वो चुना गया। और सेकंड टर्म जब आया, वो स्वयं नहीं खड़े हो सके क्योंकि वो विमेन रिजर्व सीट आ गई थी, तो उनकी वाइफ को वहां खड़ा किया गया। और वाइफ जो कि उनके साथ बराबर काम करती थी, वो उसने आके वहां पर खड़ी हुई और उसको जनता ने जिताया। जबकि वापस ये सीट जो थी वो जनरल की तरफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिजर्व सीट, वो खुद रिजर्व कैटेगरी के हैं, जहाँ पर मतलब आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, तो गाँव के अंदर स्पेशली। तो उस सूरत में वहां पर वो जीते।